जय हिंद साथियों। मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका कानपुर जीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। आज मैं जीएस की नई क्लास लेके आया हूं आप सभी के लिए। आज मैं जो जीएस की जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, ये जनवरी से लेके इसमें कुछ क्वेश्चन मैं रिवीजन के तौर पर जनवरी से लेके जून तक के हैं, अगस्त तक के। इनको भी 4 से 5 क्वेश्चन बीच बीच में लेते जा रहा हूं, जिससे आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और कोई भी जीएस या करंट का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आपके जीएस के जो भी क्वेश्चन है आपको पूरे पूरे 100% होने चाहिए, बस मेरा यही उद्देश्य है। तो आज शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पहले कोट्स के साथ जो आपको नई ऊर्जा प्रदान करेगा। देखते हैं। जीवन एक अनंत सफर है और इस सफर में हमें न केवल अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना होता है। जीवन एक अनंत सफर है। इस सफर में हमें न केवल अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए सही नीतियों का भी चयन करना पड़ता है और उन पर चलना पड़ता है। इसी के साथ ही साथियों आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हिरोशिमा दिवस मनाया गया। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? पहली सुर्खी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया। तीसरी सुर्खी है 50 किग्रा कुश्ती वर्ग में ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला बनने वाली विनेश फोगाट हैं और जिन्हें फाइनल पे पहुंचने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया ओवरवेट के कारण। चौथे नंबर पे है वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में रिलायंस इंडिया लिमिटेड शीर्ष कंपनी बनी है। भारत में जो शीर्ष कंपनी है जो कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में अपनी जगह बना पाई वो है रिलायंस इंडिया। हरियाणा सरकार ने सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की क्या की है? घोषणा की है। अभी तक आप जानते होंगे। इसके नेक्स्ट राष्ट्रीय महिला आयोग से डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का क्या किया है? उद्घाटन किया है। पेरिस ओलंपिक 2024। सर्वप्रथम पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में जो कि बहुत सुर्खियां बनी है विनेश फोगाट को, जो कि एक दुर्भाग्यवश 100 ग्राम वेट अधिक होने के कारण उनको 50 किग्रा की कुश्ती से बाहर कर दिया गया, जो कि हमारे भारत के लिए एक स्वर्ण जीत सकती थी, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। और लेकिन फिर भी विनेश फोगाट जी को हम सभी की तरफ से सलाम है, उनके हौसले के, उनके जज्बे को, जो वहां तक पहुंची। सर्वप्रथम हमारे यहाँ अभी तक 3 पदक जीते गए हैं। 2 पदक, तीसरा पदक है स्वप्निल कुसाले ने जीता है, जो कि कांस्य पदक है 50 मीटर स्पर्धा में जीता है। ये भी निशानीबाजी से संबंधित है। समापन समारोह की जो फ्लैग बेयरर बनेंगी, ध्वजवाहक बनेंगी, वो कौन बन रही है? मनु भाकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है हाल ही में 7 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। और दूसरा नंबर है दिसंबर 1941 में अमेरिका सरकार ने जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में बम विकसित करने हेतु मैनहट्टन परियोजना शुरू की थी। इसी में बताना है कौन सा सही है। तो इसमें ये 7 अगस्त को नहीं, ये कितनी तारीख को किया गया है? ये 8 अगस्त को किया गया था। ये 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। कितने अगस्त को? 6 अगस्त को। इसी के साथ ही ये क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा सही है, पहला कथन गलत है, दूसरा इसमें सही है। अब आगे इसके बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या में देखते हैं कि 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के कारण उन्हीं की स्मृति में यह 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस पर जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त को, उस बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को बम गिराया गया था नागासाकी पर, उसका क्या नाम था? उसका था फैट मैन। अब आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या बहुत जरूरी होती है, जिससे हमें सारी जानकारी दोबारा ना पढ़नी पड़े और इससे इतिहास भी पता चलता है। इन्हीं से इतिहास के क्वेश्चन भी बनते हैं और उन्हीं के पूछा जाता है। सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा पर B-29 बम वर्षक
ये एक इंपॉर्टेंट बनता है B-29 बम वर्षक से। एगोला गे का उपयोग करके लिटिल बॉय नामक बम गिराया था। लिटिल पहला जो था वो छोटा गिराया गया, लिटिल बॉय उसका नाम दिया गया, और जो दूसरा था वो फैट मैन। इसमें 70 से 80 हजार आदमी तुरंत मर गए थे और उसके बाद बहुत सारे चोट और विकिरण के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, 9 अगस्त 1945 को कौन सा बम गिराया गया? फैटमैन बम गिराया गया था। कौन सा बम गिराया गया? फैटमैन के नाम से गिराया गया था। फैटमैन जो 15 अगस्त 1945 को जापान ने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया। तो 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त तारीख हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और जापान के इतिहास में 15 अगस्त इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन उसने आत्मसमर्पण किया था और उसी दिन से द्वितीय विश्व युद्ध रुक गया था। नेक्स्ट, जनरल डगलस मैकआर्थर और शीर्ष कमांडरों ने निरंतर बमबारी और योजनाबद्ध बड़े पैमाने पर आक्रमण ऑपरेशन डाउनफॉल चलाया था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन डाउनफॉल। अगर आप कोई भी स्टेट एग्जाम देते हैं, कोई भी पूछे तो ये क्वेश्चन आपसे कहीं पर से भी पूछा जा सकता है। और उस समय के जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उनका नाम था ट्रमैन। क्या नाम था? ट्रमैन। क्या नाम था? ट्रमैन। नेक्स्ट है, दिसंबर 1941 में अमेरिका सरकार ने रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में बम विकसित करने हेतु मैनहट्टन परियोजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। दूसरा है दो, इसमें ये एक नंबर था और ये है 2 नंबर। 2 नंबर में 1970 तक फिजी एक अंग्रेजी उपनिवेश था। फिजी क्या था? एक अंग्रेजी उपनिवेश था। इसमें बताना कौन सा सही है। तो पहला गलत है, पहला नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिया गया है, अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। दूसरा इनका सही है, 1970 तक फिजी क्या था? अंग्रेजों का एक उपनिवेश था। इसके साथ ही नया क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनकी व्याख्या देख लेते हैं। 6 अगस्त को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है? इसमें 2 दिवसीय यात्रा पर फिजी गई हुई है कौन? अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 2 दिवसीय यात्रा पे कर गई हैं और ये भारतीय राष्ट्र की द्वीप समूह राष्ट्र की पहली यात्रा है। दोनों देशों के संबंधों की प्रशंसा करना है। और इसी के आगे बढ़ते हैं, इसमें व्याख्या है, आप चाहे तो रोक कर इसको पढ़ भी सकते हैं। हाँ, 2023 में जो आज ये कंपेनियन ऑफ द लीजन अवार्ड मिला है फिजी का, 2023 में यही अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को भी दिया गया था। फिजी के आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाए। जो आधिकारिक समूह है, आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण प्रशांत महासागर में मेलोनेशिया में एक द्वीप समूह है। 1970 तक अंग्रेजी उपनिवेश के अधीन था और यहाँ की जो डॉलर है, और जो डॉलर है फिजी डॉलर है, जो मुद्रा है वो फिजी डॉलर है। कल मैंने आपको बताया था इनके राष्ट्रपति का नाम, इनके राष्ट्रपति क्या मेवा बहुत खाते हैं, तो मेवा लिली इनका नाम था। क्या नाम था? मेवा लिली के नाम से मैंने आपको बताया था, इनका नाम मेवा लिली, तो मेवो लिली इनका नाम था। आगे बढ़ते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे नंबर पे, निम्नलिखित 50 किग्रा कुश्ती वर्ग में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट बनी है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनको क्या कर दिया गया? 100 ग्राम वेट अधिक होने के कारण इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। डिस्क्वालीफाई इनका वजन, क्योंकि इससे पहले इन्होंने 57 किग्रा में कुश्ती लड़ी है, 53 किग्रा में लड़ी है, और उसके बाद ही इस बार ये 50 किग्रा में कुश्ती लड़ रही थी। इन्होंने अपना वेट बहुत सारा कम किया, लेकिन दुर्भाग्यवश इन्होंने अपना 49 किलो कुछ में इन्होंने जो इससे पहले 3 फाइटें सेमीफाइनल तक की जीती, उनमें ये मेंटेन रखा। लेकिन दूसरे दिन तक जब ये
बहुत थकी हुई थी, तो इन्होंने कुछ नाश्ता पानी या खाना पीना जो भी डाइट ली, लेकिन उसके बाद इनका जो वजन था वो 2 किलो बढ़ गया। इन्होंने रात भर साइकिलिंग भी की, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी इन्होंने अपना वेट कम किया, लेकिन 100 ग्राम वेट अपना कम नहीं हो पाया। ये दुर्भाग्यवश एक अपना जो गोल्ड मेडल है इतिहास में, और वो आने से रह गया। इसी के साथ विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला है, और इन्होंने गुजमैन लोपेज को 5-0 से हराकर पेरिस ओलंपिक में कुश्ती वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने की ओर कदम रख दिया था। इन्होंने गुजमैन लोपेज को हराया था। अब इन्हीं की ये व्याख्या दी हुई है, आप चाहे तो वीडियो को रोक कर इसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें पढ़ते हैं, हाल ही में वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में किस भारतीय संस्था को शीर्ष स्थान मिला है? तो हमारी वो जो संस्था है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या नाम है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये हमारे यहाँ शीर्ष स्थान, भारत में इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL, जिसको RIL ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष रैंक वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है, और इसने अपना नाम दर्ज कराया है। 2024 की सूची में इस बार 9 भारतीय कंपनियों को इसमें शामिल किया गया था। 2023 में केवल 8 थी, लेकिन 2009 में कितनी कंपनियां थी? 2009 में 23 कंपनियां थी। RIL ने जो अपनी रैंक हासिल की है, जो 2023 में 86 थी, वहां 2023 में जो कि 88 थी, इस बार उसकी जो रैंक आई वो 86 आई है। मतलब 2 अंकों का इन्होंने अपने इसमें सुधार किया हुआ है। इसके आगे बढ़ते हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल में शामिल होने वाली एक नई कंपनी अपने यहां से बनी है, जिसका नाम है HDFC। जिसका नाम क्या है? HDFC। और इसमें अमेरिका की एक कंपनी है वॉलमार्ट, आपने नाम भी सुना होगा, जो कि लगातार 11वें वर्ष में इसमें शीर्ष में रहने वाले, इसने अपना शीर्ष स्थान जो था वो बरकरार रखा। लगातार 11 वर्षों से जो वॉलमार्ट कंपनी है ये शीर्ष पर आ रही है। इसका मतलब है जो ये कंपनी है अमेरिका की, इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस साल 9 भारतीय कंपनियों को इसमें शामिल किया गया। इससे पहले भी मैंने आपसे बताया कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? 9 भारतीय कंपनियों को। कितनों को? 9 भारतीय कंपनियों को। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में सभी फसलों को MSP के दायरे में लाने की घोषणा किसने की है? ये करने वाले हैं कौन सा राज्य है? एक में महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा। इसका सही आंसर होगा हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा। हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि MSP पे लाने वाली MSP के दायरे में लाने सभी फसलों को लाएंगे, ये इन्होंने घोषणा की है। इसके साथ ही इसकी व्याख्या देखते हैं। MSP पे अभी तक कितनी फसलें आती हैं? आप लोगों को नहीं मालूम तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अभी तक MSP पे 14 फसलों को सिर्फ रखा गया है। कितनी फसलों को? 14 फसलों को। इसमें जो MSP पर रखा गया है वो 14 फसलों को रखा गया है। इसमें MSP पे कितनी फसलें रखी गई, लेकिन अब जो हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने राज्य में सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद की क्या कर दी? घोषणा कर दी है। कुरुक्षेत्र में भाजपा की विजय शंखनाथ रैली में संबोधित करते हुए श्री सैनी ने इस राज्य सरकार वर्तमान में 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 133 करोड़ रुपए के बकाया नहरी पानी एक कर लगाते हैं शुल्क, जिसे आबियाना के नाम से जाना जाता है। हरियाणा वाले जो भी भाई होंगे वो जानते होंगे आबियाना क्या है। नहरों के द्वारा जो सिंचाई पे लगाया जाता है शुल्क है, वो आबियाना के नाम से है। और इसमें आबियाना से इन्होंने आगे भी नहीं लेने का फैसला किया है। आबियाना से लगभग इन लोगों को 54 करोड़ रुपए किसानों को फायदा होगा। आबियाना एक प्रणाली है जिसको इस बार सैनी जी ने बंद करने का फैसला किया है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा डिजिटल शक्ति केंद्र उद्घाटन किया है? ये किया है मध्य प्रदेश, पटना, गोवा,
नई दिल्ली। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। आप जानते हैं महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। इन्हें 1990 के भारतीय महिला आयोग के एक्ट के द्वारा 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दोस्तों मेरी बहुत जरूरी होती है। अगर आपने एक बार भी ध्यान से ये चीजों को सुना तो आप समझिए कि वो चीजें आपके हमेशा के लिए छप जाती हैं। इसीलिए मैं व्याख्या पे ज्यादा जोर देता हूं, क्योंकि ऐसे चीजें भूलती हैं और 6 महीने साल भर बाद भी वो चीजें दिमाग में रहे, जिसके लिए व्याख्या एक बहुत बड़ा बूस्टर का काम करता है। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि साइबर पीस के साथ साझेदारी की है। इन्होंने किसके साथ साझेदारी कर रही हैं? साइबर पीस के साथ साझेदारी कर रही हैं। इस साझेदारी में राष्ट्रीय महिला आयोग डिजिटल शक्ति केंद्र के उद्घाटन की घोषणा करते हुए ये उत्साहित हैं, जो व्यापार साइबर सुरक्षा से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन की गई एक अभूतपूर्व पहल है। इसके नेक्स्ट बढ़ते हैं। केंद्र समुदाय और समर्थन की एक मजबूत भावना को बढ़ावा देना होता है। इनको महिला तकनीक उत्साही सुरक्षित डिजिटल स्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध पेशेवरों को जोड़ता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग हमारे लिए, उनको देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो रेखा शर्मा है, कौन है? रेखा शर्मा है। भारत में साइबर अपराध के मामलों को खतरनाक वृद्धि के साथ 2021 में 52,974 से 2022 में 65,593 तक राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी थी, जिसके कारण इनको लाया गया था। और इसमें जो कुछ परसेंटेज दिए हैं जो कि बहुत खास नहीं है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। नया कोई ये क्वेश्चन होगा, कुछ हमारे जो कि हम लोग जनवरी से लेके अभी तक जो नियुक्तियां हुई हैं उनके संबंध में कुछ पढ़ रहे हैं। और हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र कुमार त्यागी को। इनका सही नाम है, ये आपके कुछ नियुक्तियां हैं बहुत जरूरी हैं। रविंद्र कुमार त्यागी, इनका सही नाम है रविंद्र कुमार त्यागी। दूसरे नंबर पे प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पारिवारिक दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? इनकी हम व्याख्या नहीं ले रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही आपको दे रहे हैं। ये आपको रिवाइज करने में, रिवीजन करने में आसानी होगी। 1 जनवरी को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। ये आपको इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? सही आंसर इसका है स्पेस एक्स। कौन है? स्पेस एक्स। किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। इसरो, नासा और नन ऑफ द अबव, लेकिन इसका सही आंसर स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जिसके किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन? लद्दाख बना है। इसमें आपको बताना है कि कौन से सही है गलत है। इस योजना का उद्देश्य पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को पहचान बताना है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू की गई है। पीएम विश्वकर्मा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। 17 सितंबर को आप जानते होंगे कि हमारे मोदी जी का जन्म दिवस भी होता है। जन्म दिवस भी होता है, इसलिए कब मनाया जाता है? ये कहां से मनाना शुरू किया है? लद्दाख से। तो इसमें केवल एक सही है। इसमें कारीगर को कोई भी ऐसा वो नहीं देना है। और कौन सा सही नहीं है, सॉरी कौन सा सही नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लद्दाख बोल रहे हैं, लद्दाख में नहीं, ये जम्मू कश्मीर का है। और इसमें लद्दाख अब क्योंकि यूटी बन चुका है, अलग है, इसलिए इसका आंसर पहला गलत होगा, दूसरा सही है। ये जम्मू कश्मीर में है। हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? बी.आर. कंबोज को। और इस पुरस्कार की स्थापना शुरुआत कब हुई थी? इस पुरस्कार की जो
शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2004 में। इसमें जो दूसरा कथन है वो गलत है, इसको काट देते हैं, दूसरा कथन गलत होगा क्योंकि 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? ये एक्सप्लेनेशन के साथ है क्योंकि इसमें ये इनका एक्सप्लेनेशन जरूरी है। ये पहला राहुल सरबोत्रा, रमेश सिंह, नीना सिंह, रविंद्र कुमार त्यागी। इसका सही आंसर होगा रविंद्र कुमार त्यागी। कौन बना गए हैं? रविंद्र कुमार त्यागी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं रविंद्र कुमार त्यागी। एक प्रमुख सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने 1 जनवरी को अपने नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। रविंद्र कुमार त्यागी को श्रीकांत कांदी कुप्पा का स्थान लेते हुए नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ये मनाया जाता है 1 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष, ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इनका एक्सप्लेनेशन के साथ है। आप चाहे तो एक्सप्लेनेशन भी इसका देख सकते हैं, इसका भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और विश्वकर्मा योजना, इसमें क्वेश्चन सिर्फ कौन सा सही नहीं है, तो 2 नहीं सही है। और जम्मू कश्मीर, हाँ इसका एक्सप्लेन, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख नहीं जम्मू कश्मीर बना है। लद्दाख नहीं जम्मू कश्मीर बना है। और इसमें इस योजना का उद्देश्य जो था पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को पहचान देना है। इसकी व्याख्या फैक्ट देखते हैं इसका। जम्मू कश्मीर सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। यू या यूटी बन गया है। कारीगरों और शिल्पकारों को अपने जीवन समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर में पीएमवीवाई की आधिकारिक शुरुआत 2 जनवरी 2024 को ही केंद्र शासित प्रदेश के एक महत्वपूर्ण, ये केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल सलाहकार राजीव राय भटनागर और केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव की भागीदारी देखी गई है। ये दार्जी शिल्प में विशेषज्ञता वाले 30 प्रशिक्षुओं को पहले बैच के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। 5वें पे आते हैं। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से बीआर कंबोज को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 2004 में। इसमें आंसर केवल एक सही है। इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं, वीडियो को रोक के आप व्याख्या को भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की करंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट थी वो समाप्त होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। और आपने उन सभी साथियों को जो यूपी रेलवे एसएससी के एग्जाम देना चाहते हैं उनको ये चीजें शेयर करिए और उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मेरा पूरा विश्वास है, पूरी गारंटी है कि एक भी करंट का क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। इसी के साथ जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।